लेकिन आपकी निष्पक्षता तो इस तरह की थी ना कि आप तो फिर अब्दुल्ला बुखारी साहब से भिड़ गए थे। नहीं, मैं नहीं भिड़ा था। मेरा काम तो पत्रकार का है और मैंने तो लाइफ में सीखा कि सवाल पूछिए आप, और ये मैंने अपने घर से सीखा। मेरे पापा पत्रकार नहीं थे, वो एक क्लर्क थे ऑफिस में, लेकिन उन्होंने हमारी परवरिश बचपन से डेमोक्रेटिक तरीके से की और ये कहा कि अगर तुम सच बोल रहे हो और तुम्हें भरोसा है कि तुम सच हो तो कभी झुकना मत किसी के सामने, सच बोलो, चाहे उसका तुम्हें कुछ भी खामियाजा भुगतना पड़े। ये हमने अपने पापा से सीखा। तो बुखारी साहब से मेरा कोई निजी खुन्नस नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई उनके खिलाफ एजेंडा नहीं, कोई नफरत, कुछ नहीं था। मुझे अच्छी तरह याद है 18 अप्रैल 2006 की बात है। प्राइम मिनिस्टर हाउस पे कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी। मैं ब्यूरो चीफ था, मेरा रिपोर्टर था रवि धीमान। उसको कवर करने के लिए जाना था, मैंने उसको भेज दिया और पीछे पीछे मैं भी चला गया। तो मैंने उस दिन 2 स्टोरी की थी। मैंने उसको बोला कि तुम इस मुद्दे पे बाइट ले लेना। एक स्टोरी तो ये थी कि अल्पसंख्यक आयोग की पिछले 9 साल की रिपोर्ट जमा पार्लियामेंट में सबमिट नहीं हुई थी, तो क्या 9 साल की रिपोर्ट एक साथ सबमिट होनी चाहिए? और एक कोई और सवाल था, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्ट क्या था, वो हट गया। मैं भी पहुंच गया तब, बुखारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी वहाँ मीडिया के सामने। तो रवि सिंह ने कहा कि सर आप आ गए, आप ही सवाल पूछ लीजिएगा। तो वहाँ बुखारी साहब ये बता रहे थे कि हमने जो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की है, तो हमने उनसे जो मांग ये की है कि भाई, जो एग्जैक्ट वर्ड उनके ये थे कि जो ओबीसी के जुमरे में आते हैं मुसलमान, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। मैंने उनसे सवाल ये पूछा कि साहब, ओबीसी में तो ऑलरेडी मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है 1993 से, जब से मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई है। तो इसमें आपकी डिमांड क्या है कि क्या मुसलमानों का कोटा फिक्स कर दें? क्योंकि मंडल आयोग ने सिफारिश की थी कि भाई टोटल वो 52% ओबीसी हैं, उसमें से 9 पॉइंट समथिंग या 8 पॉइंट समथिंग मुसलमान भी हैं। तो इनका जो कोटा इनके आबादी के रेशो में फिक्स कर दिया जाए, लेकिन वो फिक्स हुआ नहीं था। तो हर कोई, तो इस पर वो नाराज हो गए। फिर क्या हुआ? और वो नाराज हो गए। मैंने ये नोट किया है कि अक्सर जो मजहबी नेता होते हैं, जो सियासत भी करते हैं, वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। तो उन्हें ये लगता है कि भाई हमसे कोई सवाल कैसे पूछ सकता है, उस पर वो नाराज हो गए और बिना सवाल का जवाब दिए वो जाने लगे। हमसे कोई सवाल कैसे पूछ सकता है? मतलब उन्हें लगता है कि उनकी सामने वाले की इतनी हिम्मत या इतनी हिमाकत या इतनी जरूरत कैसे हमसे सवाल पूछेगा। बड़े आदमी हम तो वो बड़े आदमी है। तो ये सवाल ये तो हिमाकत में कर बैठा। मुझे शेर याद आया कि तो नजर से नजर मिलाकर सलाम कर बैठा, नजर से नजर मिलाकर सलाम कर बैठा, गुलाम शाह की नींदें हराम कर बैठा। तो वो शायद था, वो सवाल का जवाब दिए बिना जा रहे थे। मैंने टोक दिया कि साहब सवाल का जवाब दिए बिना आप जा रहे हैं और ये तो ठीक नहीं है। इस पर उनका गुस्सा हुआ। फिर वो उनके लोगों ने हंगामा किया। 1.5 से 2 घंटा वहाँ हंगामा रहा। उनकी गाड़ी पर रेड लाइट लगी हुई थी। सवाल उठा दिया, भाई इनकी गाड़ी पर रेड लाइट किस हैसियत से लगी हुई है? तो आना फाना उन्होंने गाड़ी की रेड लाइट उतरवाई। रिकॉर्डिंग चलती रही, सब रिकॉर्डिंग चलती रही। लाइव करते रहे आप? नहीं, हम लाइव तो वहाँ से नहीं होता था, लेकिन वो बाद में कई टीवी चैनलों ने सारी चीज़ें दिखाई और उस वक्त सारे टीवी चैनलों पर मेरा इंटरव्यू भी चला। और ये पहला मौका था कि किसी एक चैनल के पत्रकार के साथ कोई ऐसी घटना हुई तो सभी चैनलों ने उस पर वर्जन लिया। मेरा भी वर्जन लिया, उनका भी वर्जन लिया, कई चीज़ें हुई। पत्रकार एकता भी थी। पत्रकार एकता भी थी। बाद में हमने पत्रकारों ने मिलके प्रेस क्लब से लेकर जंतर मंतर तक 22 अप्रैल को शांति जुलूस निकाला। उसी जुलूस के दौरान बुखारी साहब का एक लेटर प्रेस क्लब को आया जिसमें उन्होंने उस घटना के लिए खेद व्यक्त किया था। ये पहला मौका था कि बुखारी साहब ने किसी मामले पे खेद व्यक्त किया, तो उस मामले को हमने रफा दफा कर दिया। पर्सनल आपसे माफ़ी नहीं मांगी? नहीं, पर्सनल मैं नहीं, मैं ये नहीं कहता कि वो बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, तो अब मेरी कोई ऐसी अना नहीं थी। एक कन्फ्यूजन हुआ, जब जो भी कुछ रहा। उनके लोगों ने मारपीट की थी आपके साथ? करने की कोशिश की थी, मारपीट हो नहीं पाई थी, लेकिन धक्का मुक्की टाइप का तो काफ़ी कुछ हुआ था। लेकिन उसी से जुड़ी दूसरी इंसिडेंट ये है कि उसी साल मैं अपनी अम्मी के साथ और परिवार के साथ हज करने गया था। तो बुखारी साहब के एक प्रेस का काम देखते थे अनीसुर रहमान साहब, जो यूएनआई में थे। वो और हम एक ही बिल्डिंग में ठहरे थे, वो भी हमारे बिजनौर के थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि साहब बुखारी साहब भी आए हुए हैं, वो डेलीगेशन में थे बुखारी साहब, तो पुरानी बातें हो गई, अल्लाह के घर में हो तो मिल लो, गले मिल लो। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए मेरी कोई गलती तो उसमें थी नहीं और मैंने उनकी तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं कहा। मेरा मन नहीं है जाने का, लेकिन अगर वो सामने आएंगे
तो मैं इतना बदअखलाक, इतना बदतमीज़ नहीं हूँ कि उन्हें सलाम ना करूँ। तो जब हम मिना में थे, शाम का वक्त था, मैं अम्मी की दवाई लेने डिस्पेंसरी गया था। वो भी हराम में थे, मैं भी हराम में था। वो सामने आए, मैंने सलाम किया, उन्होंने आगे बढ़कर फ़ौरन मुझे गले लगाया और बोले कि यूसुफ, कितनी पाक जगह, कितनी अच्छी जगह हमारी मुलाकात होनी लिखी थी दिल कि आपका भी बेटा साफ था, पुरानी दिल उनका बातों भी को साफ भूल था। जाना। मैं तो कब का भूल चुका बुखारी साहब। उसके बाद वो कई महफिल में हमें मिले, शादियों में। हालांकि लोग बड़ा ताजुब करते थे कि वो तुम जाना उधर, बुखारी साहब बैठे हो। तो मैंने, क्या हो गया बैठे हो, तो बुजुर्ग हैं हमारे। हम जाते थे, वो उसी पुरखुलूस तरीके से मिलते थे और लोगों को बड़ा ताजुब होता था। लोगों को लगा कि पता नहीं अंसारी और बुखारी के बीच तलवारें खिंच गई हैं। एक और मैं इंसिडेंट बताता हूँ, बात 2019 की है। हमारे परिवार से सब लोग आए हुए थे। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे भाई बिजनौर में रहते हैं, बहन कोतवाली में रहती है, आप तो जानते हो। तो साल में, साल डेढ़ साल में कोई ना कोई ऐसा मौका ज़रूर होता है कि जब हम सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, या तो बिजनौर में या दिल्ली में। तो सब लोग आए हुए थे, बहन भी, भाई भी, सबके बच्चे। तो सबका प्लान बना कि हम लोग लाल किला और जामा मस्जिद घूमने जाएंगे। पहले लाल किला हमने घूमा, फिर हम जामा मस्जिद पर आए, आके असर की नमाज़ हमने पढ़ी। तो मैं नमाज़ पढ़ के घूम रहा था, तो बुखारी साहब अचानक फ़ोन पे बात करते हुए आए और उन्होंने मुझे देखा। बोले, अरे यूसुफ भाई आप कैसे? मैंने, बच्चों के साथ घूमने आया था। बोले, आपको बताना चाहिए था, मैं पहले आपका इंतज़ाम करा था कुछ खाने पीने का। उन्होंने सबको बुलाया, अपने ऑफिस में बैठाया वहाँ पर। वहाँ चाय पानी जो भी हो सकता था उस वक्त किया। बच्चे कुछ मीनार पे घूमने चले गए थे, उन सबके पैसे वापस कराए टिकट के, और फिर मगरिब की नमाज के बाद आए। तो क्या है, मेरा मानना ये है, जो वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी एक बात कहा करते थे कि मतभेद होने चाहिए राजनीति में, मनभेद नहीं होना चाहिए। अटल तो बिहारी बुखारी वाजपेयी। साहब वाला जो प्रकरण था, मैंने इसलिए आपको ये बात दिलाई कि उनसे हमारी कोई निजी खुंदक नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन उसके बाद जब आपस में हम लोग मिले, गिले शिकवे, तो बात ही खत्म हो गई। ना हमारा उनके सैकड़ों ताज कदमों में पड़े रहते हैं, जो बड़े हैं वो वो हमेशा बड़े। बड़े रहते हैं। आपने अपनी बातचीत के बीच में एक चर्चा कर दी, एक नाम ले दिया अटल बिहारी वाजपेयी साहब का। उनके भी प्रिय पत्रकारों में आप थे। नहीं, खैर इतना प्रिय पत्रकारों में तो नहीं थे, लेकिन हाँ, उनको जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, मतलब 13 दिन का प्रधानमंत्री बनने के बाद 1996 में फिर वो इस्तीफा दिया, तो 96 से 98 तक वो लीडर ऑफ अपोजिशन रहे। उस दौरान हमने उनको कवर किया, उनसे कई बार मुलाकातें हुई, पार्लियामेंट में भी और घर पे भी। और जब वो प्रधानमंत्री रहे 98 से 2004 तक, तब भी। तो इस नाते मैं उनके शख्सियत के बारे में, उनके बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ। कुछ अच्छे इंसिडेंट हैं उनसे जुड़े हुए जो याद रहते हैं। जैसे होली के दिन हम लोग कवर करने जाते थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सामने हम लोग खड़े रहते थे सड़क पे। तो वाजपेयी जी के ज़माने में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बढ़िया होली खेली जाती थी। तो वहाँ से 10 बजे, ठीक 10 बजे हम लोगों के लिए बुलावा आता था कि अंदर साहब बुला रहे हैं, और हम लोग अंदर जाते थे। वाजपेयी जी एक एक आदमी से जाके होली मिलते थे, सब लोग होली मिलते थे। तो कई फोटो हमारे पास उनसे होली मिलते हैं। वाजपेयी की संघ से जो भी जुड़ाव रहा हो, भारतीय जनता पार्टी में वो थे तो उनकी विचारधारा वही थी। हिंदुत्व को लेकर के उनकी कविताओं का अंबार है, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा मन, वो सब आपने पढ़ी होंगी। तो उन कविताओं में जो वाजपेयी हम देखते हैं, वो एक अलग तरह के वाजपेयी हैं। और जब हम उन्हें प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखते हैं, उनके एक सियासी नेता के तौर पर देखते हैं, गठबंधन की सरकार चलाते हुए देखते हैं, तो वो एक अलग तरह के वाजपेयी हैं। उन वाजपेयी में मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक नेहरू की झलक देखी। आप कि जिस रास्ते में पर देश को नेहरू लेके जाना चाहते थे, चूंकि वो नेहरू के सामने अपोजिशन में थे वाजपेयी, और नेहरू जी से उनका कई बार आमना सामना हुआ, तो हो सकता है कि वो नेहरू बनने की चाह में उनके अंदर वो, उनके नेहरू के करैक्टर से उन्होंने कुछ चीज़ें अपने अंदर आत्मसात कर ली। उनका यकीन था, और आज जो गठबंधन की राजनीति देश में चल रही है, उस राजनीति के जनक असल में अटल बिहारी वाजपेयी हैं। उससे पहले 1996 तक की जो गठबंधन की राजनीति देश की थी, वो एक अलग तरह की राजनीति थी। 1998 में एक अलग तरह की गठबंधन की राजनीति शुरू की, और उसके जनक अटल बिहारी वाजपेयी हैं। और जो थॉट अटल बिहारी वाजपेयी ने उस वक्त दिया था, वो थॉट आज भी जिंदा है। अटल बिहारी वाजपेयी को आप आप कहो तो मैं बता दूं वो थॉट क्या था और पुराना थॉट क्या था। बता दीजिए। 1996 तक जो राजनीति हुई, उसमें तीसरे मोर्चे की बात होती थी, यानी दो राष्ट्रीय पार्टी अलग हैं,
एक बीजेपी, एक कांग्रेस। हम्म। बीजेपी एक पॉलिटिकल धारा है, कांग्रेस एक अलग पॉलिटिकल धारा है। इन दोनों के बीच जो ना बीजेपी के साथ है ना कांग्रेस के साथ है, जो क्षेत्रीय दल थे उनको मिलाकर के गठबंधन बनता था। लेफ्ट उसे बाहर से सपोर्ट करता था। ये सब मिलकर भी इतने नहीं हो पाते थे कि सरकार बना सके, तो बाहर से फिर कांग्रेस समर्थन देती थी। सिर्फ 1998 में जब वीपी सिंह बने तो एक तरफ से बीजेपी ने समर्थन उन्हें दिया, एक तरफ से लेफ्ट ने समर्थन दिया। 1996 में जो सरकार बनी यूनाइटेड फ्रंट, उस तो फ्रंट के अंदर भी कई फ्रंट थे। यूनाइटेड फ्रंट था, एक फेडरल फ्रंट उसके अंदर था, फिर लेफ्ट फ्रंट था। तो वाजपेयी जी ने ये थॉट दिया कि देश में गठबंधन की राजनीति स्थायी तब हो सकती है जब उसके केंद्र में एक राष्ट्रीय पार्टी हो और साथ में रीजनल पार्टी हो, क्योंकि किसी भी रीजनल पार्टी में की संख्या जो है वो 40-50 से ऊपर जा नहीं सकती है। 40 में बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश को छोड़ के किसी भी राज्य में 50 से ज़्यादा लोकसभा की सीटें नहीं है। उत्तर प्रदेश के बाद 48 महाराष्ट्र में है, 42 अपना बंगाल में है, इसलिए सपा 40 जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। रीजनल पार्टी आंध्र प्रदेश का 42 वहाँ पर थी। तो अगर कोई पार्टी अपने राज्य की सारी सीटें भी जीत ले तो महाराष्ट्र की होगी तो 48 जीतेगी, बंगाल की होती तो 42 जीतेगी, आंध्रा की होगी तो 42 जीतेगी। तो 42 पे कोई आदमी कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है? तो ये था कि भाई बाकी जो राष्ट्रीय पार्टी है वो केंद्र में हो, उसका मुखिया जो है वो प्रधानमंत्री है, और बाकी जो दूसरे क्षेत्रीय दल हैं वो अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से मंत्रालय ले लें और गठबंधन को सपोर्ट करें। तो उसे वाजपेयी ने एक गठबंधन का फॉर्मूला दिया और 98 से लेके 2004 तक उसी गठबंधन के फॉर्मूले पे सरकार चलाई। उसी गठबंधन के फॉर्मूले पे बाद में यूपीए बना और अब जो है एनडीए चल रहा है। इंडिया गठबंधन तो भी पता नहीं है कि नहीं है, वो तो इंडिया गठबंधन है कि नहीं है? नहीं, उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई ना बहुत दिन से। चुनाव से पहले तो बड़ा शोर था 2024 के। 24 कब था? 26 है आज। रहेगा, सस्टेन रहेगा, आगे तक नहीं रहेगा? इंडिया वाले जाने, आपको पत्रकार है ना। मेरे ख्याल में तो इंडिया गठबंधन जो नाम रखा गया था इसकी कोई तुक नहीं थी। जो पहले नाम था यूनाइटेड यूपीए है ना, यूनाइटेड प्रोविंशियल क्या अलायंस, प्रोग्रेसिव अलायंस, वो नाम अच्छा था। बल्कि इस गठबंधन की शुरुआत कैसे हुई है मैं आपको बताता हूँ, बहुत दिलचस्प कहानी है। जब 2002 में गुजरात में पहले गोधरा कांड हुआ, उसके बाद अहमदाबाद में नरसंहार हुआ मुसलमानों का, तो रामविलास पासवान तब जेडीयू में थे। इनका जमीर जाग गया। रामविलास पासवान को आप कुछ भी कह दिए, मौसम विज्ञानी कह दिए, कुछ कह दिए, लेकिन वो आदमी बाय हार्ट एंड सोल सेकुलर आदमी था और सेकुलरिज्म से उसने कभी समझौता नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वो मंत्री थे, उन्होंने इस मुद्दे पर पार्टी छोड़ दी अपनी 2002 में, जबकि और 2 साल सत्ता का वो मजा ले सकते थे। 2004 में चुनाव हुआ ना, 2 साल और कैबिनेट मिनिस्टर रहकर वो जो कहते थे सत्ता की मलाई खा रहे हैं वो ले खा सकते थे। उसने छोड़ दी पार्टी और अपनी लोक जनशक्ति पार्टी बनाई। और 2002 से ही उसने, रामविलास पासवान जी ने, सोनिया गांधी से अक्सर मिलते थे सेंट्रल हॉल में और बात करते थे। तो उन्होंने सोनिया गांधी को आइडिया दिया कि कांग्रेस तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक वो क्षेत्रीय पार्टियों को अपने साथ लेकर न चले। 1999 के चुनाव तक कांग्रेस की जो पॉलिसी थी वो पॉलिसी ये थी, जो पचमढ़ी चिंतन शिविर में तय हुई थी, कि कांग्रेस केंद्र में तो एकला चलोरे की राजनीति करेगी, यानी अकेले, नो गठबंधन, स्टेट में साथ रहेगी। स्टेट में साथ रहेगी। उसमें भी एक रिस्ट्रिक्शन था जो पचमढ़ी डिक्लेरेशन कहता है कि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश, इन 4 राज्यों का जिक्र था कि यहाँ वो क्षेत्रीय दलों के साथ सम्मानजनक गठबंधन करेगी, केंद्र में अकेले चलेगी। तो जब पासवान जी ने सोनिया गांधी जी को गठबंधन के बारे में बताया, उन्होंने नाम भी सजेस्ट किया था कि एनडीए के मुकाबले आप एसडीए बनाइए, सेकुलर डेमोक्रेटिक फ्रंट, और यही बीजेपी है उसके गठबंधन को आम मात दे सकता है। तो सोनिया गांधी ने पासवान जी की बात मानी और उन्होंने फिर वो 2003 में शिमला चिंतन शिविर हुआ कांग्रेस का। शिमला चिंतन शिविर में एकला चलोरे की लाइन चेंज की गई, कहा गया कि भाई हम गठबंधन की राजनीति करेंगे। 2004 में पहली बार कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा
उससे पहले सोनिया गांधी गठबंधन के लिए मिलने के लिए एक एक कर सब नेताओं के घर गई। सबसे पहले पासवान जी के घर गई थी 31 दिसंबर 2003 को। और वो उस मुलाकात की खासियत ये थी कि सोनिया गांधी अपने घर जनपद से निकल के पासवान के घर तो के बीच एक दीवार थी, मिले हुए थे, तो वो पैदल गई थी। हम लोग वहाँ कवरेज कर रहे थे, कैमरा लिए खड़े थे। ये सोनिया गांधी पासवान साहब पासवान से मिलने के लिए पैदल गई थी, अपने घर से निकल के पैदल जनपद से 10 जनपद से निकल के 12 जनपद तक पैदल आई थी।